दोस्तों, आज आपसे एक सवाल है कि अयोध्या का मूल इतिहास किससे जुड़ा है, राम जी से या भगवान बुद्ध से। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे सबूतों के साथ इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। दोस्तों, आगे की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। दरअसल मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत कुछ लोग जहां इसे 2000 साल पुराना और विक्रमादित्य के शासन काल के मंदिर का अवशेष बता रहे हैं, और ट्रस्ट का कहना है कि जो पुरावशेष मिले हैं उनमें कलश, पुष्प और आमलक के अलावा कई खंडित प्रतिमाएं शामिल हैं। उसके साथ ही यह भी कहा गया है कि खुदाई के दौरान 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सम्राट अशोक के शासन काल में बने बौद्ध मंदिरों के अवशेष हैं। सोशल मीडिया में तो वहीं इस बात को लेकर बहस भी छिड़ गई कि जो पुरावशेष मिले हैं वे हिंदू मंदिर से जुड़े हैं या फिर बौद्ध मंदिर से। इसी बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि यह सब एक प्रोपगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एएसआई के सबूतों से यह साबित नहीं होता कि 13वीं शताब्दी में वहां कोई मंदिर था। जिलानी ने कहा कि ये मूर्तियां राम मंदिर का अवशेष नहीं हैं। तो वहीं सोशल मीडिया में अनेक लोगों का दावा है कि पुरावशेष सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान में बने बौद्ध मंदिरों का है, और राम मंदिर ट्रस्ट जिसे शिवलिंग बता रहा है वह अशोक स्तंभ है। अब दोस्तों, अयोध्या में हुए समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले हैं उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको शायद पता हो कि अयोध्या के ही रहने वाले विनीत कुमार मौर्य ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि विवादित स्थल के नीचे मिले पुरावशेष बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और अशोक कालीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद विनीत कुमार मौर्य को धर्म की ठेकेदारी करने वाले अनेक सवर्ण लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी भी मिली थी। दिसंबर 2018 में फॉरवर्ड प्रेस संवाददाता को दिए गए एक इंटरव्यू में विनीत कुमार मौर्य ने बताया था कि मेरा घर विवादास्पद परिसर की बाउंड्री से थोड़ी दूरी पर है और हमेशा आना जाना लगा रहता है। हाई कोर्ट के आदेश पर साल 2002 में जब विवादास्पद परिसर का समतलीकरण किया जा रहा था, तब काम करने वालों में ट्रैक्टर चालक के रूप में मैं भी था। खुदाई के दौरान सर्वे रिपोर्ट जो जापान की कंपनी टोजो विकास इंटरनेशनल व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मिलकर तैयार किया। उन्हें अनौपचारिक तौर पर तब तथागत भगवान बुद्ध से जुड़े अशोक काल का माना गया, लेकिन समाज में सौहार्द नहीं बिगड़े यह कहकर इसे उजागर नहीं किया गया। खुदाई के लिए 150 गड्ढों की खुदाई का लेआउट तैयार किया गया था, लेकिन 50 गड्ढों की ही खुदाई करके काम रोक दिया गया। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी पुरावशेषों में शिल्पांकन को भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बुद्धिज्म का पद्म पदक बताते हैं, और जिस अष्टकोणीय कला को लोग शिवलिंग बता रहे हैं उसे बुद्धिज्म का मनौती स्तूप बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे ख्यात पुरातत्वविद एवं पद्मश्री से सम्मानित दिलीप कुमार चक्रवर्ती की किताब आर्कियोलॉजिकल जियोग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन का उल्लेख करते हैं, जिसमें लिखा है कि अयोध्या के सरयू तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद उल्टे कमल पर स्थापित है। इतना ही नहीं, साल 2018 में उत्तर प्रदेश के बहराइच से भाजपा की तत्कालीन सांसद सावित्रीबाई फूले और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी अयोध्या में बौद्ध मंदिर बनाने की मांग कर चुके हैं। दोस्तों, निगंठनाथ पुत्र यानी समन महावीर स्वामी और महान धम्मराज भगवान गौतम बुद्ध के सम्राट प्रसेनजीत समकालीन व्यक्तित्व रहे हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत का शासन साकेत प्रदेश पर संपूर्ण था। भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व बावरी बौद्ध विहार से
फेनसुत्त व दारुखंद सुत्त के द्वारा साकेत के लोगों को संबोधित कर धम्म की मार्मिक शिक्षा का उपदेश दिया है। संयुक्त निकाय व अंगुत्तर निकाय के बहुसंख्य सुत्त साकेत के निवासियों में धम्म की यथार्थ शिक्षा का आदर्श को दर्शाते हैं। देवानपीय पियदसी राजा अशोक के कार्यकाल 267 से 232 ईसा पूर्व में परिपूर्ण हुआ। ऐसे इतिहास के उल्लेख तथा साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि साकेत प्रदेश में बावरी बौद्ध विहार स्तूप का पूर्ण विकास हो चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के झूठे निर्णय व दावों पर अब अयोध्या मंदिर की नींव खड़ी हुई है। वह बावरी बौद्ध विहार 3 वृत्ताकार स्तूप पर अब समतलीकरण के दौरान मिले बुद्ध विहार स्थापत्य अवशेष, चैत्य, स्तूप, बुद्ध मूर्ति, शिलालेख, भग्न अवशेष, स्तंभ जैसे प्रमाण, पुरातात्विक स्रोत, स्थापत्य अवशेष सामग्री जैसी चीजें उस कंस्ट्रक्शन भूमि से 2020 में वैशाख माह के समय में बाहर आए थे। दोस्तों, भारत के प्राचीन बौद्ध नगरों में से एक साकेत भी है। साकेत सरयू नदी के परिसर में बावरी बौद्ध विहार स्थल है। यह भी तीनों प्रेरणा स्थल जैसे बौद्ध सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है। साकेत बौद्ध नगरी शिक्षा और शिक्षण का केंद्र और विश्व महाविद्यालयों का क्रांतिकारी स्थल भी रहा है। दरअसल 1981 से 1982 ईस्वी में साकेत प्रदेश में अयोध्या क्षेत्र के लिए उत्खनन किया गया था। यह उत्खनन मुख्यतः काल्पनिक अयोध्या के लिए हनुमानगढ़ी और लक्ष्मण घाट क्षेत्रों में हुआ था, जहां पर वहां भगवान गौतम बुद्ध के बौद्ध कालीन समय के कलात्मक विहार, स्तूप, चैत्य के अवशेष हासिल हुए थे। तो माना जाता है कि यहाँ बहुसंख्य अनेक बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, कलात्मक स्मारक और बौद्ध कलाकृतियां मौजूद हैं। और यही कारण है कि यह स्थान कभी भी राम जन्मभूमि पर नहीं हो सकता। आज भी साकेत यानी कि अयोध्या के आसपास एक नहीं लगभग 20 से ज्यादा बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य या बौद्ध स्मारक स्थल होने का उल्लेख इतिहास में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने महान विज्ञान आविष्कारक धम्मराज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सानिध्य में साकेत यानी कि अयोध्या नगर में धम्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भगवान गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि उनका वास्तविक नाम सुकीति था। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के याद में विशाखा ने सरयू नदी प्रदेश अयोध्या में मणि पर्वत के परिसर समीप बौद्ध विहार की स्थापना भी करवाई थी। यह भी कहते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी बावरी बौद्ध विहार में बुद्ध के दांत रखे गए थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत के काल में बौद्ध भिक्खु व भिक्खुनी संघ के लिए बावरी बौद्ध विहार बनवाया था। इस विहार को पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया। बाद में इस स्थान पर 78 ईसा शताब्दी सम्राट कनिष्क और सम्राट हर्षवर्धन 606 से 645 ईसा शताब्दी के मध्य तथा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा बावरी बौद्ध विहार के केंद्र में उक्त 3 स्वतंत्र अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था। स्तूप का पुनर्स्थापन कार्य तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया कराई गई। दरअसल फाहियान एक चीनी पर्यटक बौद्ध भिक्खु 399 से 412 ईस्वी तक भारत, सीलोन, आज का श्रीलंका और नेपाल में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की बौद्ध सभ्यता के अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से भारत आए थे। उनका महान उद्देश्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ संग्रह एकत्रित करके उन्हें वापस चीन ले जाना था। उन्होंने अपनी बौद्ध पर्यटन, अध्ययन व अध्यापन का वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा, जिसका नाम बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख चीनी भिक्खु फाहियान की बौद्ध अभ्यास पुस्तकों की खोज में भारत और सीलोन की यात्रा था। इसके बाद यहाँ पर 629 से 645 ईसा शताब्दी के बीच में चीनी पर्यटक वेनसोंग बौद्ध धम्म अध्यापन को आया था। वेनसोंग लिखित सीयू की भारत प्रवास वृत्तांत ग्रंथ के अनुसार यहाँ 20 से अधिक भव्य बौद्ध विहार स्मारक थे तथा 3000 बौद्ध भिक्खु रहते थे और यहाँ बौद्ध विहार विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख सहायक केंद्र और भव्य 3 वृत्ताकार बावरी बौद्ध विहार था। डॉक्टर मलल सेकर डिक्शनरी ऑफ पॉलीप्रॉपर नेम्स
भाग 1 के अनुसार साकेतवासी उपासक भगवान गौतम बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक अनुयायी थे और उन्होंने उनके निवास के लिए वहां पर अनेक भव्य विहार बौद्ध स्मारक का निर्माण भी कराया था। संयुक्त निकाय में उल्लेख आया है कि भगवान गौतम बुद्ध साकेत नगर बहुत बार गए थे। इस सूत्र में भगवान गौतम बुद्ध को सरयू नदी के तट पर विहार करते हुए भी बताया गया है। इसी निकाय की अट्ठगाथा में कहा गया है कि यहाँ के निवासियों ने सरयू नदी परिसर क्षेत्र के तट पर अनेक रमणीय विहार बनवाकर संघ प्रमुख भिक्षु व भिक्षुनी को धम्मदान कर दिया था। आज के समय में साकेत यानी कि अयोध्या सरयू नदी परिसर क्षेत्र के ही तट पर स्थित है। दोस्तों, ये रहा साकेत यानी कि अयोध्या का संपूर्ण सच। अब आपका क्या ख्याल है कि अयोध्या का मूल इतिहास किसका है, बुद्ध का या राम का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।